हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे एक नया चैप्टर ऑफ ग्रेड 12 दैट इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। राइट, टू द पॉइंट रहेगा वीडियो और आखिरी तक देखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। राइट, और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें समझ में क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। जैसे आपने ग्रेड 11 में फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाया था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको पता चला कि बिजनेस ने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना किया है आफ्टर कंडक्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज दैट हैड टू बी परफॉर्म। राइट, उसी तरीके से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू द, एक होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होता है उसका एनालिसिस। जब मैं एनालिसिस की बात करूं तो मैंने लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? मेरा बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एनालिसिस का मतलब है उसको एनालाइज करना और देखना बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है क्या वो मजबूत हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस पूरे साल कैसी रही है, उसका कैश फ्लो ओवर द डिफरेंट एक्टिविटीज कैसी रही है। और इसके बेस पे जो आपके स्टेक होल्डर्स है, यानी जो आपके यूजर्स है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, वो कुछ डिसीजन अपने ले सके। जैसे इन्वेस्टर को डिसीजन लेना होता है इन्वेस्टमेंट का, मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू करना है, हमें स्टाफ ज़्यादा चाहिए, हमें सैलरी बढ़ाने की जरूरत है, ऑल अदर रिक्वायर्ड डिसीजन दैट हैज टू बी टेकन, है ना। तो वो सारे डिसीजन उनको लेने होते हैं। क्रेडिटर्स को डिसीजन लेना होता है कि वो आपको सामान फर्दर क्रेडिट पे देगा या नहीं देगा, या आपको सामान क्रेडिट पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अभी हम समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी जो भी कंपनीज का फाइनेंशियल एक्टिविटीज रही हैं उसका फॉर्मल रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा। दे प्रोवाइड इनसाइट अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी फाइनेंशियल हेल्थ का क्या मतलब है कि फाइनेंशियली वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो, क्या उसके पास इतना पैसा है कि आने वाले टाइम में वो और प्रोजेक्ट्स शुरू कर सके और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, या उसको फंड की जरूरत पड़ेगी। राइट, अब हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पहला होता है आपका बैलेंस शीट, जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? बिजनेस की वैल्यू कितनी है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपके बिजनेस के एसेट्स के बारे में बताएगा। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपने पढ़ा होगा ग्रेड 11 में। फिर इक्विटी यानी जो ऑनर्स फंड है, आपने ग्रेड 11 में कैपिटल जो पढ़ा था ना, वो आपके होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में हो गया, या आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ इक्विटी स्टेटमेंट बनती है, और इक्विटी स्टेटमेंट को आप ऑनर्स इक्विटी कहते हो। ठीक है, वहां पे क्या कहते थे? वहां पे आप कहते थे ओनली कैपिटल, और यहाँ पे अब इसका नाम क्या हो गया? इक्विटी, जिसको आप बोलते हो ऑनर्स कैपिटल। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हो, और आप जब किसी पार्टनरशिप बिजनेस का या किसी फर्म, किसी इंडिविजुअल प्रोप्राइटर के बिजनेस का, जिसको आप सोलो प्रोप्राइटरशिप कहते हो, उसका जब स्टेटमेंट बनाते हो तो आप सीधा बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जब किसी कंपनी का आप स्टेटमेंट, मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हो, आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये स्टेट करता है कि ओवर द पीरियड परफॉर्मेंस करने के बाद अभी उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, या अभी कितनी आपने प्रॉफिट किया या नहीं किया है, कितने, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज, आपने कौन कौन से डिफरेंट जगहों पे आपने एक्सपेंडिचर किया है, एंड आउट ऑफ इट आपने कितना प्रॉफिट बनाया ओवर अ पीरियड, किससे पता चलता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। फिर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक करता है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो का क्या मतलब है? कैश का आना एंड कैश का जाना। व्हेन जब आप पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, और जब आप रिसीव करोगे तो इनफ्लोज होगा। ठीक है, और ये इनफ्लो या आउटफ्लो कैसे होता है? डिफरेंट एक्टिविटी से। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपके डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, डेली ऑपरेशन से जितने रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है
जो रिलेट करती हैं आपके इन्वेस्टमेंट से, चाहे वो आपके फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो या आप किसी बिजनेस के स्टॉक में या कोई सी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? जहाँ वो एक्टिविटी जिससे आपके बिजनेस में फंड आता है, आप फंड को प्रोक्योर करते हो, ठीक है। जैसे आपने लोन ले लिया, ठीक है, जैसे आपने पब्लिक से इन्वेस्ट करा दिया, जैसे इक्विटी इशू किया और इक्विटी से आपके पास पैसा आ गया, मतलब शेयर्स इशू कर दिए। और फिर लोन तो है ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो आप लेते हो, तो वो सारे एक्टिविटीज जिसके थ्रू बिजनेस में पैसा आप प्रोक्योर करते हो, फंड लेकर आते हो, वो सारे एक्टिविटीज किस में आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है? ये डिस्प्ले करता है इक्विटी की वैल्यू को जो कि चेंजेस होते हैं ड्यू टू प्रॉफिट, लॉस एंड डिविडेंड। जैसे पहले हम क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस का वो कहाँ पे ऐड होता था? कैपिटल अकाउंट पे। उसी तरीके से यहाँ पे भी इक्विटी में वो ऐड हो जाता है सरप्लस के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे सरप्लस के नाम पे शो होता है। चलो अब हम ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन को इवेलुएट करता है कि असेट पहले से ज्यादा है, कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, कम है, इक्विटी की वैल्यू क्या है, पहले से बिजनेस की वैल्यू या वेल्थ बढ़ी है या घटी है। अगर अच्छा काम करोगे, प्रॉफिट बन रहा है, तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप लॉस सफर कर रहे हो तो बिजनेस की वैल्यू क्या होगी? डाउन गई होगी, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्या करता है? प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। क्या कि बिजनेस के पास डिफरेंट रेवेन्यूज मॉडल क्या क्या है जहां से पैसे कमा रहे हैं, वो डिफरेंट क्या क्या ऐसे आइटम्स है जिसपे वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एट द एंड ये सब एक्टिविटीज करने के बाद बिजनेस को नेट प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस को नेट लॉस हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं थर्ड वन, एनालाइज कैश फ्लो। ये कैश फ्लो का एनालाइज करता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो ये हम चेक करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। तो वो सारा आपका किस में आता है? कैश फ्लो में आता है। एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो। प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग डेटा। देखो, जो भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, आप उससे कंक्लूजन बनाते हो और उस कंक्लूजन के बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो। आपका बिजनेस डिसीजन मेकिंग करता है। बिजनेस में जितने लोग हैं वो सब अपने डिसीजंस लेते हैं रिस्पेक्टिवली। कंप्लायंस विद रेगुलेशन, इंश्योर एडेरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। यानी जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उसमें आप हमेशा इंश्योर करते हो कि जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप उसको फॉलो कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप बना रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इतनी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी एक्यूरेट। पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी डेटा दे रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का क्या मतलब है? वेरीफिएबल होना चाहिए, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी ट्रू होना चाहिए, ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट, टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ। कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, क्या बिजनेस का फाइनेंसेस स्ट्रांग है, क्या कल को नया प्रोजेक्ट अगर बिजनेस को शुरू करना है तो क्या वो शुरू कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कैसे पता चलता है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। तो सबसे पहला हम इसका एसेंशियली जरूरी कि ये हम समझ लेते हैं, रेलेवेंट। ये रेलेवेंस रखता है। रेलेवेंस क्यों रखता है? क्योंकि ये जो भी डेटा देता है वो रेलेवेंट डेटा देता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। रेलेवेंट का मतलब क्या है? यूजफुल डेटा देता है। जो भी वो डेटा देगा वो यूजफुल देगा एंड इंपॉर्टेंट डेटा देगा, तो इसीलिए इसकी रेलेवेंसी ज्यादा होती है। इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा वो इंपॉर्टेंट रखता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो डिसीजन ले पाए। फिर रिलायबिलिटी, जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो वेरीफिएबल है, और वेरीफिएबल होने का मतलब है रिलायबल डेटा है। आप उसको जब चाहो वेरीफाई कर सकते हो। डेटा मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी एरर एंड बायसेस, यानी जो भी डेटा आया है आपने खुद के मन से नहीं लिखा है, वो आपने एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड किया है ना। हमने पढ़ा था ना ग्रेड 11th में कि आप क्या करते थे, पहले बिल्स को लेकर वाउचर्स बनाते थे और वाउचर्स के बेस पे आप रिकॉर्ड करते हो किसी भी ट्रांजैक्शन को, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये एविडेंस के बेस पे बना हुआ है तो किसी भी एरर से फ्री है और कोई भी अपना पर्सनल बायस से फ्री है, ठीक है। शुड फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंडियन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS।
ठीक है, फॉर इंटरनेशनल कंप्लायंस एज वेल। IFRS क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ाई है, यानी वो सारे रूल्स जो कि एप्लीकेबल हैं, दैट हैज टू बी फॉलोड। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा ICAI है, उसके वो कुछ सेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल इंडियन कंपनीज, ठीक है। और IFRS को भी फॉलो करते हैं ताकि आपके डेटा को इंटरनेशनल लेवल पे भी वैलिडिटी मिले और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप उसको यूज कर सको। कंपेरेबिलिटी, जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेटा मिलता है, आप उसका यूज करके प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से आप कंपेयर कर सकते हो करंट ईयर के परफॉर्मेंस, और आप कंक्लूजन पे आ सकते हो कि बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर बात आती है कंसिस्टेंसी की। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर अ टाइम। देखो, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसके लिए कुछ आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, राइट। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या मदद करती हैं आपकी, ताकि आप कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर मेथड को यूज करो। और अगर आप कंसिस्टेंटली किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हो तो क्या होता है, आपके पास एक यूनिफॉर्म डेटा होता है और आप इजिली उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मतलब करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से, क्योंकि सेम पैटर्न को यूज करके वो बना हुआ है। चेंजेस इन मेथड शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली। अगर आप कोई मेथड को कंसिस्टेंटली यूज नहीं कर रहे हो, तो अगर एक बार चेंज करते हो उसको, तो उस चेंज करने के बाद उसको कंसिस्टेंटली यूज करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी आप ऐसा चेंज करते हो उसमें, तो आप उसको डिस्क्लोज करो, किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से। कैसे? स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड इजी टू इंटरप्रेट फॉर स्टेक होल्डर्स। जो भी आपके यूजर्स हैं वो इजीली समझ जाए कि ये डेटा किससे रिलेटेड है, और वो किसी कंक्लूजन पे आके अपना डिसीजन ले सकते हैं। नोट्स टू अकाउंट मस्ट प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशन वेयर नीडेड। कई बार होता है कि कई सारी इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, तो उसके लिए नोट्स बना के आप नोट्स में उसको शो कर सकते हो, जैसे नए प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, या ऐसे क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी ने लिए जिसकी वजह से उसको लगता है कि आने वाले टाइम में उसके पास पोटेंशियल ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो आपको क्या मिलेगा? उस पर रिटर्न मिलेगा, राइट। कंप्लीटनेस, यानी जो भी डेटा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है वो अपने आप में कंप्लीट डेटा होता है, और वो सभी ट्रू एंड फेयर डेटा को डिस्क्लोज करता है। और ओमिशंस और मिस स्टेटमेंट्स कैन बी मिसलेड यूजर्स। तो जो गलतियां आप कर देते हो या कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी वजह से मिसलीड डिसीजंस लिए जा सकते हैं किसी भी के भी द्वारा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और कंप्लीट डेटा देना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, ताकि जो भी है इंफॉर्मेशन है वो आपके यूजर्स को अच्छे से मिले एंड वो उसको यूज करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, जो एक्चुअल पोजीशन बताता है, जो आपको बताता है कि एक्चुअल में बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसके टोटल एसेट्स क्या है, उसके टोटल लायबिलिटीज क्या है, एंड उसकी जो करंट कैपिटल है, मतलब कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, और करंट ईयर का कितना प्रॉफिट रहा है, ठीक है। मस्ट कंप्लाई विद लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी जो भी आपके रेगुलेटरी के इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो होने चाहिए। अब हम समझते हैं इसकी यूजेस क्या है। देख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजेस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आपको डेटा देता है उसको यूज करके डिसीजन मेकिंग लिया जा सकता है, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे एक्सटर्नल यूजर है। इसमें साफ तौर पे बोला गया है मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है समझने में कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, तो उसके बेस पे वो बजटिंग कर सकते हैं बिजनेस की, कि इस साल हमने 1 लाख या 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो हो सकता है क्योंकि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो अगली बार हम 15 लाख या 20 लाख और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फोरकास्ट कर रहे हैं हम। फोरकास्टिंग क्या करते हैं हम? फ्यूचरिस्टिक कुछ कहते हैं ना कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो फोरकास्टिंग का क्या मतलब है? फ्यूचर प्रिडिक्शन करना कि आने वाले टाइम में बिजनेस आपका ग्रो करेगा तो उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये कैसे पता चलेगा? जब बिजनेस ग्रो कर रहा है और आप उसको एनालाइज करके उस पर प्लानिंग करते हो उसके बेसिस पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लगाया जा सकता है, लिया जा सकता है। आप और ज्यादा खुद मतलब ओनर्स इक्विटी को आप बढ़ा सकते हो, या आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास फंड आएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, आप ज्यादा से ज्यादा
पैसा कमाओगे उससे। तो इन्वेस्टर एनालाइज, पहले तो एक देखो, दो चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक खुद के लिए, ओनर के लिए है, और उसके पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए है। यानी अगर बिजनेस आपका अच्छा काम कर रहा है तो पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अगर आपका बिजनेस अच्छा काम कर रहा है तो आप भी तो लोन लेना चाहोगे। तो जो आप लोन ले रहे हो तो क्या करो, एक तरीके से आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि बिजनेस आगे को जाके और ज्यादा एक्सपेंड हो, अच्छा काम करे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आप कितने क्रेडिबल हो, क्या आपने क्रेडिटर की पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहे, इसका पता लगाया जा सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका क्रेडिटर डिसीजन ले सकता है कि आपको क्रेडिट पे सामान देना है या नहीं देना है। हेल्प इन असेसिंग द फाइनेंशियल कंपनीज एबिलिटी टू रिपे डेट, नॉट डेथ, इट्स डेट। तो जो भी आपने लॉन्ग टर्म डेट लिया है या कोई भी लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसकी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी पता चलती है कि आने वाले टाइम में आप उसको पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, या कल को कोई और आपको लोन देता है तो उसकी पेमेंट भी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इससे पता चलेगा। ठीक है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस, क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, गैप को फॉलो करते हैं, और उसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो सिंपल सी बात है, जब हम इन सारे रेगुलेटरीज को फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसको मतलब जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है ये उसको फुलफिल करेगा। और जो भी आपके कंप्लायंसेस हैं कंपनीज एक्ट के, सेबी के रेगुलेशन है, टैक्स लॉज हैं, वो भी आप इसमें फॉलो करते हो, राइट। तो इट कैन बी इजीली यूजफुल फॉर टैक्स कैलकुलेशन एंड इट्स पेमेंट। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप डेटा शेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो शो करता है आपके फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो आप क्या, इससे क्या लोग को समझ में आता है कि आप एक अकाउंटेबल पर्सन हो, आपकी कंपनी एक अकाउंटेबल कंपनी है जो क्या करती है, अपने डेटा को ट्रांसपेरेंटली, ट्रू एंड फेयर तरीके से शो करती है। तो उनका ज्यादा विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी गुडविल बढ़ेगी। टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसके बेसिस पे आपको क्या पता चलता है, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के बेसिस पे आप टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स की पेमेंट कर दोगे। हेल्प ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट, मतलब हर कंपनी को अपनी ऑडिटिंग करानी होती है, कुछ एनुअल बेसिस पे होती है, कुछ 5 ईयर्स के बेसिस पे होती है, और वो जो ये इवेल्युएशन है या ऑडिटिंग है कैसे हो जाएगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, यानी अगर मान लो 1000 रुपए किसी बिजनेस में लगाए तो आपने उस 1000 रुपए से कितना पैसा बनाया, लेट से 100 रुपए बनाए आपने, तो इसका मतलब है आपका 10% का रिटर्न है। अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया और आपने उससे 200 रुपए बनाए, इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, 20% प्रॉफिटेबल है। लिक्विडिटी रेशियो, आपके पास कैश कितना है बिजनेस में जिसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। सॉल्वेंसी रेशियो, ये बताता है आप सॉल्वेंट कितने हो, लॉन्ग टर्म डेट्स को आप कितना जल्दी पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये किससे पता चलता है, सॉल्वेंसी रेशियो से। ये डीप इंसाइट देते हैं आपको आपके बिजनेस के बारे में, या दूसरे लोगों को भी आपके बिजनेस के बारे में डीप इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशंस, मर्जर्स का मतलब है ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, दोनों ने सोचा कि दोनों अगर मिल जाए तो और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो मर्ज हो गए, ठीक है। जैसे हीरो होंडा पहले मर्ज था, तो हीरो और होंडा को दोनों को बेनिफिट क्या था, होंडा एक जापानीज कंपनी है और हीरो एक इंडियन कंपनी है। तो होंडा को क्या फायदा हुआ इंडिया में बिजनेस शुरू करने से, हीरो ऑलरेडी काम कर रहा था, हीरो के पास कस्टमर बेस था, तो उसी कस्टमर को होंडा अपने प्रोडक्ट को बेच सकता था, इसलिए वो मर्ज हुआ। और हीरो को क्या फायदा हुआ, होंडा की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस उसकी इंजन है, उस इंजन को अपने मोटरसाइकिल में उसको इनबिल्ट में दे सकता था, और जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ा और लोगों ने काफी हीरो होंडा की जो आपके बाइक्स है उन्होंने उसको खरीदा, राइट। एक्विजिशन का क्या मतलब है, परचेज करना, ठीक है। ए कंपनी बहुत बड़ी है, बी छोटी है, बट उस सेम इंडस्ट्री में या दूसरी इंडस्ट्री में भी है, तो ए के पास अगर बी कंपनी आ जाती है या बी बिजनेस आ जाता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, तो बी खरीद लेगा। बट बी खरीदने से पहले वो क्या करेगा, वो बोलेगा ना तुम्हारे बिजनेस की औकात क्या, वैल्यू क्या है, कितना पे करूं मैं, ठीक है। तो वो पे कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
बी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कि कितना प्रॉफिटेबल है, उसके एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वुड डिसाइड कि कितना पेमेंट करेगा वो। ठीक है। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, देखो एम्प्लॉइज, सप्लायर्स एंड पब्लिक यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड कंपनी स्टेबिलिटी। जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो समझना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, क्या वो अच्छे से वर्क कर रहा है, क्या उसके पास पोटेंशियल है ग्रोथ की, क्या वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा है टाइम पे, क्या वो अपने टैक्सेस भर रहा है टाइम पे। तो कैसे पता चलेगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इनहेंसेस बिजनेस रेपुटेशन। अगर आप पब्लिक में आपका ट्रस्ट बढ़ता है तो पब्लिक क्या करेगी? आपके प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदेगी। गुडविल जब बढ़ेगी बिजनेस की, जो रेपुटेशन बढ़ेगी, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट जस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर्स, यानी सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं है नंबर्स का, ये क्या है? ये क्रिटिकल टूल है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। किसका? कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का, ताकि वो एनालिसिस करके एक इन्फॉर्म डिसीजन ले और उस डिसीजन के से आगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ये इंश्योरिंग कंप्लायंस, मतलब जितने भी रूल्स हैं वो और लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो उसको फुलफिल करता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया, अगर अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो। जो भी समझ में आया उसको कमेंट करो, एक पॉजिटिव कमेंट करो, ताकि YouTube को समझ में आए कि इस वीडियो में वैल्यू है, और वो इसको और ज्यादा शो करे आपके जैसे यूजर्स के लिए, आपके जैसे स्टूडेंट के लिए, ताकि वो भी पढ़े और अच्छा नंबर मार्क्स लेके आए अपने ग्रेड 12 के एग्जाम में। तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। ऑलराइट, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।